जब समझ में आएगी तब वो नहीं होंगे। हम सब जानते हैं कि हमारे सामने ही बड़ा सा पत्थर लग जाए, दुनिया हमको महान दे, हमको बड़ा से बड़ा पुरस्कार मिल जाए, राष्ट्र को बचाने वाले जीते जी जिंदा नहीं होते, वो मरने के बाद जिंदा होते हैं। बहुत सारे लोग थे, उसमें से 2-4 से मेरी नजदीकी है, इसलिए मैं कुछ बातों को बड़ी पास से जानता हूं। इसलिए आप इस समय कम से कम अपने मन से एक चीज निकाल दीजिए कि आप कोई दीनहीन हैं, आप किसी के गुलाम थे, आपके पूर्वज ऐसे थे। ये जितनी भी निगेटिविटी आपके मन में है बिल्कुल निकाल दीजिए। और ये आप जिस दिन निकाल देंगे तो इस मंच पे खड़े होकर के मुझसे ज्यादा ताकतवर आवाज में दुनिया को जगा पाएंगे। इसलिए 2014 भारत की राजनीति में भारत के तमाम बड़े बड़े वैचारिक क्रांति करने वाले लोगों में, बड़े बड़े संगठनों में, बड़े बड़े अखबार के दानिश्वरों में उनकी ये जुर्रत नहीं हुई। उनके अंदर इस तरीके की चीज भरी हुई थी कि उनको अपनी प्राइड नहीं लगती, उनको अंकल सैम की हुई हर बात अच्छी लगती है। लेकिन दुनिया में जिन्होंने आपके ऊपर राज भी किया, ठीक है राज किया उन्होंने, बहुत कुछ गलत भी किया, लेकिन आज भी इस 140 करोड़ की आबादी में एक पैदा नहीं हुआ जो सच बोलता। ये कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उनको लगा कि हम कहेंगे तो कहीं कोई बड़ा ना हो जाए, हम कहेंगे तो हम छोटे ना हो जाएं। अरे अगर किसी ने भी बड़ा काम किया है, आप जहां भी खड़े हो, ना भी उससे मिले हो, जहां खड़े हो उसकी इतनी तारीफ कीजिए कि उसके कानों तक ये जाए कि देश ने मेरी तारीफ की है। तारीफ करने में कम से कम कंजूस मत होइए, उसमें पैसा नहीं लगता है। 2014 का चुनाव हुआ, सत्ता का परिवर्तन हुआ, एक एक अखबार उठा के देख लीजिए, हर भाषा का उठा के देख लीजिए, कोई सच बात लिखने के लिए तैयारी नहीं था। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन के सबसे बड़े अखबार ने अपने संपादकीय एडिटोरियल में वो बात लिखी जिसे सुनकर, क्योंकि हमारे यहां बीमारी है कि जो अंग्रेजी बोलता है वही ज्ञानी है, हिंदी वाला कहां से ये बेरोजगार टाइप का आदमी आ गया, ये पहले से हमने नोशन बना रखा है। ग्रेट ब्रिटेन के अखबार गार्डियन ने 2014 में जो सत्ता का परिवर्तन हुआ, अपने संपादकीय में 2 लाइन लिखी। इसलिए लाख आपकी शिकायत हो सकती है अंग्रेजों से, लेकिन ये हिम्मत उनके अंदर है। और उस एडिटोरियल की 2 ही लाइन है कि भारत की आजादी मिलने के बाद भारत में पहली बार भारतीय सरकार बनी है। यह हिम्मत हमारे लोगों में नहीं है, क्योंकि उनको लगता है उनके लिखने से कोई बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आज अखबार वाले अखबार के साथ कभी शैम्पू, कभी कोकोनट का ऑयल ये बेच रहे हैं, क्योंकि इस संचार क्रांति ने आपको अखबार की दुनिया से बाहर निकाल दिया है। और वो तथाकथित महाज्ञानी जो समझते थे कि वही दुनिया चला रहे हैं, आज उनको कोई पूछ नहीं रहा है। और आपका बदलाव है, जो टेलीविजन चलते हैं 250 से 300, वो विज्ञापन पे चलते हैं, और विज्ञापन इसलिए उनको मिलता है कि इसको देखने वाले कितने हैं। आप थोड़े से बदले, और आपने कोई ऐसा काम नहीं किया कि भारत की माता का नारा लगा करके किसी के ऊपर बम फोड़ दिया हो। आपने टीवी देखना बंद किया और कहा कि जब तक ये सच नहीं बोलेगा तब तक इस चैनल को नहीं देखना। मैं उस मीडिया जगत में 20 साल रहा हूं, इसलिए ये बात कह रहा हूं। और आपके
इस खामोशी की से जो आपने क्रांति की, तो जो अंग्रेजी में चबा चबा के हिंदुओं को गाली देते थे, उनकी स्थिति ऐसी कर दी है कि एक चैनल ने सिर्फ ये तय किया कि ये बाकी जितने भी 250 चैनल हैं, मुझे इनसे अलग खड़ा होना है। उनके कान में एक ही बात कही, चैनल भी चलेगा और नंबर 1 भी बनेगा। ये रटी रटाई बातों से सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, हिंदू आतंकवाद, मैंने कहा इन शब्दों का सही तरीके से आप व्याख्या करें तो देश वो सुनना चाहता है जो कोई बोल नहीं पा रहा है। और आज भारत की टेलीविजन इंडस्ट्री में एक आदमी जो हिंदी भाषी नहीं है, जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, उनके अंग्रेजी चैनल में भी प्रोग्राम का नाम है राष्ट्र सर्वोपरि। और जब उसने राष्ट्र सर्वोपरि करा और राष्ट्र ने जब अपनी रेस्पॉन्स दी, तो हर अंग्रेजी के चैनल में प्रोग्राम का नाम है राष्ट्रवाद। आपने कुछ नहीं किया, ये बता दिया कि हम ये सुनना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं। न वो एमपी की लाइन में है, न राज्यसभा की लाइन में है। वो मेरे दोस्त हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन मैंने उनके आने से पहले से मीडिया में था, इसलिए मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया का कचरा देखने से अच्छा है कि जो आदमी खुल करके टेलीविजन पे अगर ये कह सकता है, कहने की हिम्मत कर रहा है और रोज सुबह सुबह कह रहा है इट्स ए इस्लामिक आतंकवाद, तो आपको कहने से क्यों डर लगता है? ये जो इजराइल में जो झगड़ा हो रहा है, ये कोई दो सभ्यताओं का मामला नहीं है, तो दो देशों का युद्ध नहीं है। ये युद्ध फौजें नहीं लड़ रही। ये इससे भी पहले का है, जब वो किताब आसमान से बिना कॉरियर के नीचे आई थी, उससे पहले का है। इसलिए दुनिया की कहानियां बताई जा रही हैं। ये युद्ध एक मजहब दूसरे मजहब को समाप्त करके पूरी कायनात पे अपना झंडा गाड़ना चाहता है। ये युद्ध उनके बीच में हो रहा है। सेनाएं नहीं लड़ रही। इस युद्ध का कोई नियम नहीं है। इसलिए टेलीविजन पे ये नैरेटिव बंद हो गया है, क्योंकि आप सच सुनने लगे हैं तो टेलीविजन भी सच बोलने लगा है। ऐसे में एक रिपब्लिक टेलीविजन नाम का चैनल खुला, अंग्रेजी में खुला, और अंग्रेजी बोलने वाला हिंदी में राष्ट्रवाद की बात बता रहा है। उसने मजबूर कर दिया कितने सारे लोगों को। बदलाव करना है, अपने अंदर करिए। अपने अंदर से पहली सबसे बड़ी उसकी स्टेप है कि अपने होने पे गर्व कीजिए। फटा कपड़ा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक कमरे के मकान में रह रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक कमरे के मकान में रहने वाले का युद्ध जब होगा तो उसे कमरा छोड़ने की चिंता नहीं होगी। जो 15 कमरे के मकान में रह रहे हैं उनकी चिंता होगी कि राष्ट्र बचाएं या मकान बचाएं। ये मकान, ये पैसा, ये रुपया, अपनी आंखों से मैंने देखा। बड़े बड़े विद्वान थे, 5-5 एकड़ में मकान थे। कश्यप ऋषि के वंशजों का ये जो पलायन हुआ है, ये 7वीं बार कश्मीर में कश्यप ऋषि के वंशज कश्मीरी हिंदू पंडितों का नरसंहार भी 7वीं बार हुआ है। उनको भी गलतफहमी हो गई थी। बहुत काबिल होना, बहुत पैसा होना सब ठीक है। जो उनके घरों में काम करने वाले नौकर थे, उन्होंने हत्याएं की। इसलिए रुपया, पैसा, ये राष्ट्र नहीं बचाता है। बलिया का एक आदमी किन्हीं हालातों में राजनीति के तहत प्रधानमंत्री बना, और उनके जो लोग उनको सहारा दे रहे थे, उन्होंने अपने स्वार्थों से वो समर्थन वापस ले लिया। मुझे ये
मेरा मकसद नहीं ये बताना, जो इसके पीछे की कहानी है जो बताना चाहता हूं, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। 4 महीने के बाद जो पार्टी उनको सहारा दे रही थी उसने समर्थन वापस ले लिया और सरकार अल्पमत में आ गई। वो प्रधानमंत्री अपने कार्यालय में से निकले तो सारा मीडिया खड़ा हुआ था, हम भी उस वक्त थे, और वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देने जा रहे थे। तो बाहर जो बेंच पड़ी होती है, उस बेंच पे एक आदमी ऐसे करके बैठा हुआ था, और चंद्रशेखर थोड़ा अक्खड़ किस्म के आदमी थे, बहुत ज्यादा सुनते सुनाते नहीं थे किसी की। वो तेजी से निकले, राष्ट्रपति को इस्तीफा देने जा रहे थे। एक बेंच पे आदमी बैठा हुआ था ऐसे करके, वो आगे आगे, वो पीछे पीछे, सर 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 सर, हम सब ने वो नजारा देखा है। तो चंद्रशेखर ने पलट के पूछा उनसे, क्या बात है? बोले आप इस्तीफा देना चाह रहे हैं, मेरा एक काम कर दीजिए। उनका बताइए। उनका मुझे यूजीसी का चेयरमैन बनना है, आप साइन कर दीजिए फाइल पे। तो चंद्रशेखर ने कहा यार इस पे तो प्राइम मिनिस्टर साइन नहीं करेगा, एचआरडी मिनिस्टर साइन करेगा। अब उनको चंद्रशेखर को क्या लगा मैं नहीं जानता, वो बेचारे रुक गए और बोले एचआरडी मिनिस्टर को बुलाओ। वो एचआरडी मिनिस्टर अपने दूसरे धंधों में लगा रहता था। ढूंढवाया गया तो किसी कार में मिले वो, और बुला करके उनसे कहा भाई इसको साइन करो फाइल को। तो आधे घंटे के लिए चंद्रशेखर रुक गए। तो पूरे मीडिया में खबर चली कि चंद्रशेखर का मन बदल गया है, वो अब इस्तीफा नहीं देने जा रहे, अपने आप ही गढ़ लेते हैं खबर। और वो आए और उसकी एचआरडी की फाइल पे साइन करके उनको यूजीसी का चेयरमैन बना दिया और जाके इस्तीफा दे दिया। आप जानते हैं जो उकड़ू बैठा हुआ था यूं करके आदमी, प्रधानमंत्री के पीछे पीछे भाग रहा था, जिसे अपनी डिग्रियों पे बड़ा घमंड था, वही आदमी मनमोहन सिंह निकला। इसलिए उस उम्र में भी नौकरी और डिग्री की चिंता थी, इसलिए वो 10 साल तक बोला नहीं। इसलिए मैं आज भी लाल बहादुर का शास्त्री जी का सफर देखा होगा आपने, कितना कम समय था। कोई ऐसा नहीं था, नाना नानी पिताजी सभी उस घर में भारत रत्न पैदा हुए थे। अगर आपको एक दिन का भी समय मिले जीवन में और आपको लगता हो कि सब कुछ मेरा समाप्त हो जाएगा लेकिन यह काम कोई नहीं कर सकता, उस सब कुछ के खत्म होने की चिंता मत कीजिएगा, उसको कर दीजिएगा। आप उस सब कुछ के बावजूद भी नहीं जाने जाएंगे, लेकिन आप चले जाएंगे, बरसों तक आप लोगों के दिलों में बसेंगे। लाल बहादुर शास्त्री के पास बहुत थोड़ा सा समय था, उतने समय में उन्होंने वो काम किया। अफसोस यह है कि हमारे यहां महा डिग्री वाले लोग, महाज्ञानी लोग सिर्फ बैठ करके ज्ञान बांटते हैं। जब समय आता है तब वो सोचते हैं ये काम कोई और करे, मेरा बेटा अमेरिका में हाई पैकेज पे चला जाए और इस भारत माता को कोई रिक्शे वाले का बेटा, कोई चपरासी का बेटा बचाएगा। जो बात मैंने आपसे शुरू में कही, डिग्रियों की जिनको चिंता होती है वो राष्ट्र नहीं बचाते। आपने 14 में जब वोट दिया था, मैं उस इलेक्शन को पास से देख रहा था। मैं जो कहना चाहता हूं समकर्ता में, जिस जगह से वो लड़ रहे थे मैं वहां पहुंचा। एयरपोर्ट से निकल के मैंने एक टैक्सी बुक कर रखी थी। वो टैक्सी वाले से मैंने सिर्फ एक ही बात पूछी, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम सुरेश है। तो उनका पूरा नाम क्या है? उसने कहा फिर सुरेश है। तो मैंने कहा तुम्हारी कास्ट क्या है? उसने कहा मैं हिंदू हूं। आप यकीन मानिए, मैं टैक्सी वाले को लेके गया, होटल पे उसका पेमेंट किया और मैंने फोन करके कहा कोई माई का लाल यहां उसे हरा ही नहीं सकता है।